गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट, ऑल ऑफ यू। कैसे हैं? अच्छे हैं? ठीक है। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th का साइंस। जो साइंस में तीन पार्ट में बटे हुए हैं आपके, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। तो हम लोग आज कवर करेंगे फिजिक्स का पार्ट। जो फिजिक्स के पार्ट में आपके दो यूनिट्स मिले हुए हैं हाई स्कूल के अंतर्गत। पहला यूनिट है फिजिक्स, जो है आपका दो पार्ट में बटा है। पहला यूनिट है लाइट और दूसरा यूनिट है इलेक्ट्रिक। लाइट को हिंदी बोलते हैं प्रकाश और इलेक्ट्रिक को बोलते हैं विद्युत। तो हम लोग इसको कवर करेंगे, फिर उसके बाद इसको देखेंगे। क्लियर? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेसन नंबर 12, विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट। तो विद्युत धारा में सबसे पहले हम लोगों को धारा पढ़ने से पहले आवेश की जानकारी लेना पड़ेगा। विदाउट आवेश का धारा नहीं होता है, तो इसलिए हम लोग आवेश को पढ़ेंगे पहले। तो हेडिंग बना लीजिएगा, विद्युत आवेश। विद्युत आवेश, इसके इंग्लिश क्या होता है? इलेक्ट्रिक चार्ज। अब सुनिएगा, जो आपका विद्युत आवेश होता है उसकी खोज सर्वप्रथम थेल्स नामक वैज्ञानिक ने किया है। याद रखेंगे, कौन वैज्ञानिक है? थेल्स। इन्होंने क्या किया कि एक आग्नेय की छड़ लिया और उसको बिल्ली की खाल से रगड़ा। तो जब बिल्ली की खाल से रगड़ा और रगड़ने के बाद उस आग्नेय की छड़ को कागज के छोटे छोटे तिनके थे, टुकड़े थे, उसके पास लेकर के गए। जैसे ही उसके पास लेकर के गए तो कागज के छोटे छोटे तिनके टुकड़े जो थे उसकी ओर आकर्षित होने लगे। तो उन्होंने सोचा कि ऐसी क्या प्रॉपर्टी इसके अंदर आ गई कि वो उसको आकर्षित कर ले रहा है। तो बाद में सोचने के बाद ये पता चला कि इस पे आवेश उत्पन्न हो जाते हैं और इस आवेश के कारण वो हल्के हल्के छोटे छोटे जो वस्तु थे, तिनके थे, टुकड़े थे, उनको अपनी ओर क्या कर रहा है? आकर्षित कर रहा है या उसको प्रतिकर्षित कर रहा है। तो यह किसके कारण उत्पन्न हुआ आवेश? घर्षण के कारण हुआ। तो इस प्रकार के घर्षण से उत्पन्न होने वाले जो उस पदार्थ के अंतर्गत गुण है उसको हम लोग क्या कहते हैं? आवेश कहते हैं। तो यहाँ से आवेश की एक नई डिफिनेशन निकल कर आती है कि किसी वस्तु में स्थित वह गुण, किसी वस्तु में स्थित वह गुण जो किसी अन्य दूसरी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करता है या प्रतिकर्षित करता है, आवेश कहलाता है। लिख लेंगे ना, किसी वस्तु में स्थित वह गुण जो किसी अन्य दूसरी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित या प्रतिकर्षित करता है, आवेश कहलाता है। अब देखिएगा, जो कोई वस्तु आवेशित हो जाती है तो उसका एक क्षेत्र बन जाता है। क्षेत्र का मतलब इसके संपर्क में कोई दूसरी आवेशित वस्तु लाएंगे या अन्य कोई वस्तु लाएंगे तो उसको या तो आकर्षित करेगा या तो प्रतिकर्षित करेगा। इसका मतलब क्या? इसमें क्षेत्र आ गया ना, या तो विद्युत क्षेत्र आ सकता है या तो चुंबकीय क्षेत्र, तभी तो उसको आकर्षित या प्रतिकर्षित कर रहा है। तो यहाँ से एक और दूसरी परिभाषा बना सकते हैं कि किसी वस्तु में स्थित वह गुण जो विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है तथा उनके प्रभावों का अनुभव किया जा सकता है, क्या कहलाता है? आवेश कहलाता है। तो आपको दो डिफिनेशन बता दिए। दूसरा डिफिनेशन एक बार और बोलते रहे, लिख लेंगे ना, किसी वस्तु में स्थित वह गुण जो विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है तथा
इसके प्रभावों का अनुभव किया जा सकता है, आवेश कहलाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आवेश से कुछ अच्छे अच्छे आपके पॉइंट्स हैं, उसको थोड़ा जान लेते हैं। तो पॉइंट नंबर 1 है आपका कि आवेश जो होते हैं एक सदिश राशि होता है। क्या होता है? एक सदिश नहीं, अदिश राशि होता है। एक अदिश राशि होता है। आवेश को जाने के लिए कोई दिशा नहीं है, वो जिधर ही अपना स्थान पाएगा उधर चलता रहेगा, यानी इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती है। इसलिए यह आवेश कौन सी राशि होता है? अदिश राशि होता है। हाँ, दूसरा नंबर पॉइंट ये है कि आवेश जो होते हैं वो उसको किससे डिनोट करते हैं? तो इसे लिखते चलिएगा, इसे स्मॉल क्यू या कैपिटल क्यू से प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। लिखिए, बहुत अच्छा। तीसरा पॉइंट है आवेश का मात्रक। आवेश का मात्रक क्या होता है? एम्पियर सेकंड, एम्पियर सेकंड। या इसी को एक वैज्ञानिक है, उन्होंने बताया इसका नाम कूलाम। और कूलाम क्यों पड़ गया? कूलाम नामक वैज्ञानिक ने ही इसका मात्रक बताया, तो इसके आधार पे, यानी उसके नाम के ही आधार पर उसका मात्रक लिख दिया गया कूलाम। क्या होता है? कूलाम। हिंदी लिख देते हैं कूलाम। इसको किससे डिनोट करते हैं? सी से डिनोट करते हैं। अब सुनिएगा, इसमें 1 एम्पियर सेकेंड, एम्पियर सेकेंड इसको शॉर्ट में लिखूं, इज इक्वल्स टू 1 कूलाम के इक्वल्स होता है। आवेश के एक बड़े मात्रक होता है, लिख लेंगे, आवेश के बड़े मात्रक फैराड होते हैं। क्या होते हैं? फैराड। इसको किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल एफ से डिनोट करते हैं। आवेश का बड़ा मात्रक क्या होता है? फैराड। अब हम पता लगाएंगे कि 1 फैराड में कितना कूलाम होता है। तो लीजिए, 1 फैराड इज इक्वल टू 96400, यानी 96,400 कूलाम के इक्वल्स होता है। याद रखेंगे। कहेंगे आप कि सर आवेश के तो बड़े मात्रक बता दिए, तो छोटे मात्रक कौन बताएगा? हम ही बताएंगे भाई। चलिए, आवेश के छोटे मात्रक, आवेश के छोटे मात्रक ESU, ESU। थोड़ा इसके बारे में जान लीजिएगा। E का मतलब इलेक्ट्रो, S का मतलब स्टैटिक्स, U का मतलब यूनिट। इलेक्ट्रोस्टेट यूनिट हिंदी में बोलते हैं स्थिर विद्युत इकाई। किसका? आवेश का। तो आवेश का छोटा मात्रक क्या होता है? स्थिर विद्युत इकाई। इसी को हम लोग एक दूसरे नाम से जानते हैं, फ्रैंकलिन। हिंदी लिख देता हूं, नहीं तो आप लोग डिस्टर्ब हो जाओगे। फ्रैंकलिन। फ्रैंकलिन को किससे दिखाते हैं? FR से डिनोट करते हैं। दिखाई दे रहा है ना यहाँ पे? ठीक। अब आप सुनिएगा, 1 ESU इज इक्वल्स टू 1 फ्रैंकलिन के बराबर होता है। 1 ESU 1 फ्रैंकलिन के बराबर होता है। तो अब हम जा रहे हैं 1 कूलाम में कितने फ्रैंकलिन या ESU होते हैं उसका पता लगाने के लिए। तो यहां पे देख लीजिएगा, 1 कूलाम इज इक्वल्स टू
3 इंटू 10⁹9 ESU या फ्रैक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं, इज इक्वल्स टू 3 इंटू 10⁹9 E फ्रैक्ट F 1। तो बहुत अच्छा सा सुंदर सा नोट पॉइंट था, इसे नोट कर लीजिएगा। नोट कर लिए? बहुत अच्छा, मिटा दूँ? नोट कर लो भाई। तो फिर अब तो मिटा दूँ। चलिए, इतना तो जान गए आवेश के बारे में। अब हम ये पता लगाने जा रहे हैं कि आवेश कैसे उत्पन्न होता है। तो हेडिंग बना लीजिएगा, आवेश की संकल्पना। आवेश की संकल्पना यानी आवेश कैसे उत्पन्न होता है। किसी वस्तु में आवेश जो उत्पन्न होता है किस प्रकार से उत्पन्न हो सकता है, तो ध्यान देंगे। इसको एक ट्रिक के माध्यम से आपको सिखाता हूं। जरा यहां देखिएगा कि आप जानते हैं कि कोई भी वस्तु होती है वो किससे मिलकर बनी होती है। तो सबको मालूम है कि आवेश जो होता है मेरे भाई पदार्थों से मिलकर, वस्तु जो होती है पदार्थों से मिलकर बना होता है। और पदार्थ किससे मिलकर बने होते हैं, सबको मालूम है अणुओं से मिलकर बना होता है। ये तो 9th में पढ़े हैं आप लोग, अणुओं से मिलकर बना होता है। अब हमें बताइए कि अणु किससे मिलकर बने होते हैं। तो आप बताते हैं कि सर ये अणु जो होते हैं परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। छोटे छोटे परमाणु होते हैं, उन्हीं से मिलकर अणु का निर्माण होता है। हाँ, अब परमाणु किससे बने होते हैं, तो आप कहते हैं कि सर ये परमाणु जो होता है 3 मूल आवेशित कण होते हैं और उन्हीं से बेचारे मिलकर बने होते हैं। कौन 3 मूल आवेशित कण होते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और एक क्या होता है, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से मिलकर किसी परमाणु का क्या होता है, निर्माण होता है। और उस परमाणु में एक नाभिक होता है बीच में छोटा सा, और उसी में बेचारे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आराम से बैठे रहते हैं। न्यूट्रॉन को स्मॉल n से डिनोट करते हैं। और इलेक्ट्रॉन बेचारा इसके चारों ओर खूब अच्छा से डांस करता रहता है, यानी चक्कर लगाता रहता है इस कक्षाओं में। इलेक्ट्रॉन देखिए ये ऐसे क्या कर रहा है, इसके बाहर चारों ओर इसकी कक्षाएं जो बनी हुई है इसी में ये क्या कर रहा है, चक्कर लगा रहा है। हाँ, इस तरीके से चक्कर लगाते रहता है। अब बात यही है कि ये जो इलेक्ट्रॉन होता है थोड़ा ये आवारागर्दी पे उतारू हो जाता है। मतलब कि इलेक्ट्रॉन जैसे ही अपना चांस देखता है बाहरी कक्ष से, या तो इसको इलेक्ट्रॉन निकल करके किसी दूसरे में चला, दूसरे इलेक्ट्रॉन परमाणु वाले कक्षक में जो बने होते उसमें चले जाते हैं, या उस परमाणु के कक्षक से कुछ इलेक्ट्रॉन निकल कर इसमें चले जाते हैं। अभी तो इस समय उदासीन है। जितना प्रोटॉन है, एक बात ध्यान रखेंगे, परमाणु के नाभिक में यानी परमाणु में जितना इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है उतना प्रोटॉनों की संख्या होती है। इसीलिए वो परमाणु जो होता है उदासीन होता है, उस पर कोई चार्ज नहीं होता है। तो मेरे भाई चार्ज कब आता है? चार्ज तभी आएगा जब ये इलेक्ट्रॉन जो अपने घूम रहे हैं इसके चारों, इसी कक्षा में इसके बाहरी कक्ष में से कोई इलेक्ट्रॉन, एक थे चाहे 2 थे चाहे 3 थे चाहे कितना हो भी इलेक्ट्रॉन हो, इसमें से या तो निकल जाएंगे या इसी में आकर के प्रवेश कर जाएंगे, तब उस पे आवेश उत्पन्न हो जाता। क्लियर हुआ? और वही आवेश उत्पन्न होगा जितना आपका इलेक्ट्रॉन जाएगा तो उसी इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर आवेश इस पदार्थ को उत्पन्न होता। सही?
अब आप इस तरीके से आप ये भी समझ गए कि आवेश जो उत्पन्न होता है, आवेश की जो संकल्पना दी जाती है वह सिर्फ किसके आधार पर दी जाती है? इलेक्ट्रॉनों के आधार पे, न कि प्रोटॉनों के आधार पे। प्रोटॉनों के आधार पर आवेश की संकल्पना नहीं दी जाती है, यानी आवेश नहीं उत्पन्न होते हैं, सिर्फ किसके कारण उत्पन्न होते हैं? इलेक्ट्रॉनों के कारण। आप कहें सर प्रोटॉनों के कारण क्यों नहीं उत्पन्न होता है? तो मेरे भाई देखो, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं इस कक्षा से निकलकर इधर उधर जा सकते हैं, आवारागर्दी कर सकते हैं, लेकिन प्रोटॉन जो होता है ये अपने नाभिक से नहीं निकल पाता है, और न ही कोई अपने माई का लाल पैदा हुआ है जो इस प्रोटॉन को उसके नाभिक से खींचकर बाहर निकाले। तब आप बताइए कि कौन इसके संकल्पना के लिए उत्तरदायी है? सिर्फ इलेक्ट्रॉन। स्पष्ट? तो देखिए इस पे आते हैं एग्जाम्पल पे कि इसको पता लगाते हैं कि कैसे इस पे आवेश कितना, कब धनावेश होगा और कब ऋणावेश होगा। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं। हमने एक सोडियम परमाणु ले लिया, तो अभी परमाणु लिया होंगे, तो सोडियम परमाणु में आप सभी को मालूम है कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? इलेक्ट्रॉन। और कितने प्रोटॉन होते हैं? सबको मालूम है जितने इलेक्ट्रॉन उतने प्रोटॉन हैं। इलेक्ट्रॉन 11 तो प्रोटॉन भी 11। अभी तो उदासीन है, कोई चार्ज नहीं है। हाँ, जब इसमें से एक इलेक्ट्रॉन बेचारा निकल जाता है, मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन को हमने निकाल दिया, बाहर निकल गया, तो इसमें कितना चार्ज आ जाएगा? n ने एक इलेक्ट्रॉन निकला है, सही है? तो हमने अभी कुछ नहीं निकला, थोड़ा समझिएगा। तो जब इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, इलेक्ट्रॉन एक से निकल कर बाहर चला गया, तो इसमें कितना इलेक्ट्रॉन बचा? 10 थे ना, 11 इलेक्ट्रॉन था, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो इसमें कितना चार्ज, कितना इलेक्ट्रॉन बचा? 10। क्या प्रोटॉनों की संख्या में कोई कमी वृद्धि हुआ? नहीं। तो ये आपकी प्रोटॉनों की संख्या अधिक है, n11। अब जरा इसको एक बार गौर करके देखिएगा कि इसमें ये तो परमाणु था, परमाणु, तो इसमें इलेक्ट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्या समान थी। लेकिन अब जरा देखिए कि इलेक्ट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्या समान है मेरे भाई? नहीं, इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम है, प्रोटॉनों की संख्या अधिक है। एक बात जान लीजिएगा, इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित होता है, प्रोटॉन धनावेशित होता है। जरा अब मुझे बताओ इसमें कि किसकी संख्या अधिक है? प्रोटॉनों की संख्या अधिक है। कितना अधिक है? इलेक्ट्रॉनों से एक अधिक है। इस पर कितना चार्ज आ जाएगा? प्लस चार्ज। कैसे आया? इसमें जो है एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो गया, कमी है ना, इससे एक इलेक्ट्रॉन कम नहीं है, तो इसके में एक इलेक्ट्रॉन की कमी हुआ कि बेचारा क्या हो गया? धनावेशित। इलेक्ट्रॉन की कमी, इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण इसमें क्या आ गया? धनावेशित। अगर जो 2 इलेक्ट्रॉन कम होता है, इसका मान लीजिए आप 12 आ जाता है, इसका 10 रहता है, तो इसमें 2 पॉजिटिव हो जाते। अगर ये 13 रहता है, इसमें 10 रहता, तो कितना आता? 3 पॉजिटिव होता है। क्लियर? इसी प्रकार इसे नोट करना होगा तो कर लीजिएगा, मैं इससे बता देता हूँ। इसी प्रकार एक मैं दूसरा एग्जाम्पल लेता हूं क्लोरीन का। Cl, क्लोरीन परमाणु है ना, तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? और प्रोटॉनों की संख्या कितनी है? तो सबको मालूम है जितना इलेक्ट्रॉन होते हैं उतना प्रोटॉन होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 17। प्रोटॉन कितने हैं? 17। अब मुझे बताइए, यदि मैं इसको सपोज करता हूं कि इसमें बेचारे क्या कि एक इलेक्ट्रॉन आकर के ग्रहण हो गया, जुड़ गया इससे। जब ये जुड़ेगा तो क्या हो गया? एक इलेक्ट्रॉन की वृद्धि हुआ, ये तो क्लोरीन था ही। अब इसमें एक इलेक्ट्रॉन की वृद्धि हो गया मेरे भाई, तो कितना हो गया? 17 एक 18 इलेक्ट्रॉन हो गया। क्या प्रोटॉनों की संख्या में भी कोई कमी वृद्धि हुआ? नहीं। कि कितना आ जाएगा इस पे? 18, तो 17 है ना, 17 इलेक्ट्रॉन आ गया। तो जरा अब इसको चेक करिए कि क्या इसमें किसकी कमी है या वृद्धि है। तो आप बताएंगे कि प्रोटॉनों की संख्या तो सेम था, लेकिन इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो गया?
एक की वृद्धि हो गया। जब एक का वृद्धि हुआ तो कौन अधिक है मेरे भाई? इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक है। तो हमने बताया हूं कि इलेक्ट्रॉन क्या होता है? ऋणावेशित होता है। अब हमें बताइए इस पे कौन सा आवेश लगेगा? ऋणात्मक आवेश लगेगा ना। कितना? 1। ये क्या हो गया? ऋणावेशित हो गया। तो कैसे ये ऋणावेशित हुआ है? इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि, इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि के कारण इसमें क्या हो गया? ऋणावेशित। और इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण क्या होता है? धनावेशित। तो आपने एक बहुत अच्छी तरीके से सीख गए कि किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की कमी होगा तो धनावेशित परमाणु कहलाएगा। यदि किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि होगा तो उसमें क्या आएगा? ऋणावेशित। तो इलेक्ट्रॉनों की कमी से वो परमाणु क्या होता है? धनावेशित। इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि के कारण, अधिकता के कारण वो परमाणु ऋणावेशित होता है। ठीक है, बहुत अच्छा। तो अब आप नोट करना चाहते हैं तो नोट करिए, मैं बोल रहा हूँ। हेडिंग पढ़ रही है? हो गया? चलिए नोट करिए। आवेश की संकल्पना, आवेश की संकल्पना इलेक्ट्रॉनों के आधार पर दी जाती है। किसके आधार पर दी जाती है? इलेक्ट्रॉनों के आधार पर दी जाती है। नंबर पॉइंट पे लिखिएगा इसे। यदि किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है, यदि किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है तो वह वस्तु धनावेशित होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगला पॉइंट नीचे लिख लीजिएगा आप लोग। यदि किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि होती है तो वह वस्तु ऋणावेशित हो जाती है या ऋणावेशित कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल, नोट हो गया? मिटा दो ना, मिटा दो। अब हेडिंग बनाइए, आवेश के प्रकार, टाइप्स ऑफ चार्ज। साथ साथ लिखते जाइएगा आराम से, कोई बात नहीं। आवेश के प्रकार। अब हम पता लगाएंगे कि आवेश कितने प्रकार के होते हैं। तो अभी अभी आप लोगों ने पढ़े हैं कि आवेश को देख रहे हैं कि कभी क्या कर रहे थे? इलेक्ट्रॉन निकलकर चले जा रहे थे किसी पदार्थ दूसरे वस्तु में, तो वस्तु क्या होती है? धनावेशित। और किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन आ जाते थे तो वस्तु ऋणावेशित हो जाती थी। क्या उसके बावजूद भी कोई आवेश पाए थे हम लोग? नहीं। तो इसके आधार से आवेश कितने प्रकार के होते हैं मेरे भाई? सिर्फ 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? धनावेश और ऋणावेश। तो लिख लेंगे, आवेश 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 धनावेशित, नंबर 2 ऋणावेशित। धनावेशित कब होगा? इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण, इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण। ऋणावेशित कब होगा? इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि के। अब जरा ये सोचिएगा,
कि इलेक्ट्रॉन एक वस्तु जो है एक धनावेशित होती है, धनावेशित प्रकार की होती है, तो एक ऋणावेशित प्रकार की होती है। इसके दूसरी प्रकार की कोई वस्तु आवेशित नहीं होती है। तो अब ये सोचता हूं कि यदि हम दो धनावेशित वस्तु लाएं तो ये क्या करेगा? ये दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेगा, यानी ये आपस में संपर्क नहीं रखते हैं, दूर भागते हैं। और यदि दो ऋणावेशित वस्तु लाएं तो वो भी क्या करते हैं? एक दूसरे से दूर जाते हैं। यानी ये पता चलता है कि समान प्रकृति के आवेश, सजातीय आवेश, दो धनावेश या चाहे दो ऋणावेश एक दूसरे को क्या करते हैं? दूर भगाते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। और यदि एक धनावेशित लाए दूसरा ऋणावेशित, तो ये एक दूसरे के क्या आते हैं? पास आते हैं। इसका मतलब क्या होता है? आकर्षित करते हैं। क्लियर हुआ? तो आप लिख लीजिएगा नोट पॉइंट में कि सजातीय आवेश, सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। सजातीय आवेश में कौन कौन हो जाएगा? प्लस प्लस या माइनस माइनस। सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। क्या करते हैं? प्रतिकर्षित करते हैं। अगला पॉइंट, विजातीय आवेश, विजातीय आवेश, विजातीय आवेश में क्या होंगे? एक प्लस होगा तो दूसरा माइनस, या एक माइनस होगा तो दूसरा प्लस होगा। यही ना विजातीय आवेश है, विपरीत प्रकृति के। तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं बेचारे? आकर्षित करते हैं। क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। इन दोनों में बहुत ज्यादा अच्छा गहरा संबंध होता है। आकर्षित करते, नोट हो गया? अब आगे हेडिंग बनाइएगा, आवेश का क्वांटीकरण। मिटा दूं? आवेश के क्वांटीकरण आवेश के क्वांटीकरण, पहले इसके हेडिंग के बारे में समझते हैं। क्वांटीकरण का मतलब ये होता है कि जब किसी वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं या वृद्धि होती है उसमें, तो उस पर आवेश जो उत्पन्न होते हैं, तो कितना आवेश उत्पन्न होते हैं उसकी गणना करना। तो कोई वस्तु आवेशित कैसे होती है? आप तो जान ही गए कि इलेक्ट्रॉनों की कमी या वृद्धि के कारण वो वस्तु आवेशित होती है। तो आखिर में वो कितना आवेशित होती है, उसके आवेश का परिमाण कितना आता, उसकी काउंटिंग करने के लिए हेडिंग लाएगी आवेश के क्वांटीकरण। तो चलिए, यदि किसी वस्तु से हम मान लेते हैं कि यदि किसी वस्तु से, लिखते चलिएगा, यदि किसी वस्तु में एक इलेक्ट्रॉन लिखते समझ जाएंगे ना, एक इलेक्ट्रॉन की कमी या, इसको या समझेंगे, वृद्धि हो तो उस वस्तु पर आवेश को किससे दिखाते हैं? Q से। कितना होगा? एक ही इलेक्ट्रॉन के बराबर आवेश होगा, तो 1 इलेक्ट्रॉन। इसी प्रकार यदि किसी वस्तु में 2 इलेक्ट्रॉन की, कितने इलेक्ट्रॉन की? 2 इलेक्ट्रॉन की कमी या वृद्धि हो तो कितना आवेश आ जाएगा? Q बराबर 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर आ जाएगा। यदि इसी प्रकार मान लेंगे 3 इलेक्ट्रॉन की वृद्धि या कमी होगा, कितने इलेक्ट्रॉन की? 3 इलेक्ट्रॉन की कमी या वृद्धि
हो तो कितना आवेश आ जाएगा, बोलो जल्दी से, 3 इलेक्ट्रॉन के बराबर। इसी प्रकार मेरे भाई यदि n इलेक्ट्रॉन की कमी या वृद्धि हो जाए, कितने इलेक्ट्रॉन की भैया, n इलेक्ट्रॉन की, यदि किसी वस्तु में n इलेक्ट्रॉन की कमी या वृद्धि हो जाए तो कितना आवेश आ जाएगा, दिखाई दे रहा है ना, Q इज इक्वल्स टू n इलेक्ट्रॉन के बराबर आवेश हो जाएगा। इसको दूसरे पेन से कवर करते हैं, इसको बहुत अच्छे से बक्सा में बंद करके इसको नोट कर दीजिएगा। Q बराबर n में, कब, जब n इलेक्ट्रॉन या तो उसमें परमाणु से निकल जाए या उसमें ग्रहण कर जाए तो इतना आवेश आ जाएगा, बेटे। हाँ, अब जरा सुनिएगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की परिमाण कितना होता है तो मैं ऊपर से मिटा देता हूं, नोट हो गया। ये देखिएगा, यहां से एक इलेक्ट्रॉन में कितना आवेश होता है, एक इलेक्ट्रॉन बराबर 1.6 गुणे 10 के पावर 19, यानी 1 इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 1.6 इंटू 10 टू द पावर 19 कूलाम आवेश के क्या होते हैं, इक्वल्स होते हैं, राइट। अब इसमें कुछ और नोट पॉइंट नोट कर लीजिएगा। नोट पॉइंट, एक इलेक्ट्रॉन का, समझ जाएंगे, इलेक्ट्रॉन लिखा हूं, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, याद रखेंगे। इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान को किससे दिखाते हैं, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, एमई से डिफाइन करते हैं। 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 kg के इक्वल्स होता है, तैयार रखेंगे। इसी प्रकार 1 प्रोटॉन का द्रव्यमान, इसको कैसे दिखाते हैं, मास ऑफ प्रोटॉन, कितना होता है, 6.732 इंटू 10 टू द पावर -24। एक और है न्यूट्रॉन, 1 न्यूट्रॉन का द्रव्यमान, मास ऑफ न्यूट्रॉन 6.732 6.734 इंटू 10 टू द पावर -24। इतना वैल्यू होते हैं प्रोटॉन के, न्यूट्रॉन के द्रव्यमान के। अब जरा सुनिएगा, इसमें जो प्रोटॉनों का द्रव्यमान होता है और न्यूट्रॉनों का द्रव्यमान होता है, ये लगभग आपस में क्या होते हैं, इक्वल्स होते हैं। तो एक का तैयार रहेगा तो दूसरा आपने तैयार हो जाएगा, क्लियर। अब थोड़ा सा इसमें कुछ प्यारे प्यारे क्वेश्चंस कर लेते हैं, देखिएगा। क्वेश्चन नोट करिए, तब इसके बाद आगे चलते हैं। क्वेश्चन, बोलो, यदि किसी चालक में एक कूलाम आवेश प्रवाहित किया जाए, एक कूलाम का आवेश प्रवाहित किया जाए तो उस चालक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो उस चालक में, नहीं दिखाई दे रहा है, चलिए इससे लिखता हूँ, खत्म हो गया इसका। तो उस चालक में इलेक्ट्रॉनों की
इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। लिख लेंगे सॉल्यूशन। इसमें देखिएगा किसी चालक में कितने आवेश हैं, 1 कूलाम का आवेश है, तो Q इक्वल्स टू कितना मिल गया, 1 कूलाम में प्रवाहित किया जाता है। तो उस चालक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या किसे दिखाते हैं, n से, n इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। और आप लोग एक क्वेश्चन तो पाए गए कि 1 इलेक्ट्रॉन की कितना चार्ज होता है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर 16 कूलाम के बराबर होता है। तब आप फार्मूला यूज कर दीजिए पीछे वाला, Q इज इक्वल्स टू n में बताया हूं ना से, यहाँ पे सॉल्व करें। Q का मान कितना है, 1 कूलाम। n का मान कितना है पता लगाना है। इलेक्ट्रॉन पे आवेश कितना है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर 16, ये गलत है ना, 19 होता है, -19 कूलाम। वन 1.6 इंटू 10 टू पावर 19 कूलाम होता है 1 इलेक्ट्रॉन की इक्वल्स। n इज इक्वल्स टू, कूलाम से कूलाम कैंसिल हो गया यहाँ पे, n इज इक्वल्स टू 1 अपॉन, इसको इसके नीचे कर दिया, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। जरा इसको सॉल्व करिए, ये ऊपर चला जाएगा तो 1.1 अपॉन 1.6 इंटू 10 टू द पावर, अब ये ऊपर जाएगा तो माइनस तो क्या हो जाएगा, प्लस ना 19। अब यहाँ से दशमलव को जब बर्बाद करते हैं तो यहाँ पर क्या बढ़ाते हैं, शून्य, बात चला जाएगा, नहीं एक शून्य इसके ले लिया जाए, कितना हो जाएगा 1000 अपॉन 16 इंटू 10 टू द पावर 80, डिवाइड कर दीजिए, 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन। जरा इसको ध्यान से देखेंगे कि 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन, तो आ गए 1 इलेक्ट्रॉन के 1 कूलाम आवेश में, यही ना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। पर क्या ये आंसर सही है? बहुत बुकों में देखे होंगे या अन्य कोई अध्यापक बताते हैं तो इसी पे आंसर लिखकर छोड़ देते हैं, कहते हैं आंसर आगे सही है, नहीं सही है। अरे मेरे भाई, आप अभी जस्ट मुझे पढ़ाए हो, सिखाए हैं कि आप ये इसके नाभिक है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन रहते हैं और इसके चारों जो कक्षाएं बनी है, इसमें से क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन या तो आते हैं या इसमें से चले जाते हैं, तभी तो ये धनावेश क्या विकसित होता है। तो ये बताइए हमें, तो इसमें से क्या, इसका मतलब समझने का लिखा गया है 6.25, तो क्या इसमें से जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा 6.25 इलेक्ट्रॉन निकल कर जाएगा, बताइए। क्या इसमें से आधा इलेक्ट्रॉन निकल कर चला जाएगा, क्या इसमें से 5.5 इलेक्ट्रॉन निकल कर जाएगा, नहीं, पूर्णांकों के रूप में निकलेगा इलेक्ट्रॉन, 1 निकलेगा, 2 निकलेगा, 3 निकलेगा, 4 निकलेगा, ऐसे निकलेगा। तो बताइए क्या मुझे ऐसे लिखना सुटेबल है? नहीं। तो फिर कैसे लिखेंगे, इससे 2 शून्य ले लेंगे और क्या हो जाएगा, 2 शून्य लेंगे तो 10 में दबा जाएगा, तो 625 इंटू 10 टू द पावर 16 इलेक्ट्रॉन। अब ये आंसर परफेक्ट सही है, नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन बनाइए, यदि किसी सिक्के में में 10 के पावर -7 कूलाम तक आवेशित करना है,